एक मूवी को ऑस्कर अवार्ड इसलिए मिलता है क्योंकि वो या तो एक्सेप्शनली गुड होती है या फिर वो किसी न किसी तरीके से फिल्म मेकिंग का पीक दर्शाती है, और इस अवार्ड की वजह से हम जैसे दर्शकों के मन में ऐसी मूवीज को देखने की इच्छा जागती है। लेकिन जब भारत में इंडियन मीडिया आउटलेट्स द्वारा गाड़ियों को कार ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है तो कमेंट्स में यही लिखा होता है कि जिस कार को अवार्ड मिला है उसके ब्रांड ने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, यानी किसी को भी इन अवार्ड्स पे ट्रस्ट नहीं है और हो भी कैसे, बिल्कुल ही नॉन डिजर्विंग कार्स को ये कार ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे खुद उन कार्स को अवार्ड देना चाहिए जो मेरे हिसाब से 2025 में बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। बट अनलाइक अदर कार अवार्ड्स, मैं अपने अवार्ड्स में सिर्फ उन कार्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ 2025 में लॉन्च हुई थी, बल्कि हर उस कार को कंसीडर करा है जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद 2025 की बेस्ट कार को बताना है, ना कि ब्रांड्स को खुश करना। और मेरे अवार्ड में सिर्फ एक गाड़ी कार ऑफ द ईयर नहीं होगी, बल्कि मास मार्केट कार्स के जितने भी सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट में से टॉप 3 कार्स को मैं चूज करूंगा, जिनमें से एक विनर होगी और बाकी 2 रनर अप्स होंगी सेकंड और थर्ड प्लेस पे। और हर सेगमेंट में एक विनर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने 8 सेट ऑफ पैरामीटर्स को तैयार करा है, जिन पर मैं इन गाड़ियों को रैंक करूंगा। जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस, जिसमें कि गाड़ी की जितने भी इंजन अवेलेबल हैं अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर, सबको कंसीडर करूंगा, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। एफिशिएंसी, कंफर्ट एंड स्पेस, फीचर एंड टेक, सेफ्टी, जिसमें कि मैं GNCAP या फिर BNCAP के स्कोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ। ओवरऑल क्वालिटी, जिसमें कि मैं मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स की क्वालिटी वगैरह को कंसीडर करके स्कोर दूंगा। वैल्यू फॉर मनी, यानी कि कार जो भी है उसके लिए क्या उसका प्राइस जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। यहाँ पर 20 लाख की गाड़ी भी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है और 7 लाख की भी शायद ना हो। और ये सिर्फ वैल्यू फॉर मनी की बात नहीं है, सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ वो उस सेगमेंट के हिसाब से दे रहा हूँ, ना कि निचले सेगमेंट की गाड़ी को कम और ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी को ज्यादा। और लास्ट में परसीव्ड ब्रांड रिलायबिलिटी, यानी कि कार बायर्स और ओवरऑल इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार्स को कितना डिपेंडेबल माना जाता है वो। इनमें से ज्यादातर पैरामीटर सब्जेक्टिव हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं, लेकिन ताकि मैं आपको ऑब्जेक्टिवली समझा सकूं और हर सेगमेंट की कार को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन से दिखा सकूं, इसीलिए मैंने 8 पैरामीटर सेट करे हैं। और इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप में से सिर्फ 25% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसी ही कमाल की वीडियोस बनाने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले ए सेगमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि एंट्री लेवल सेगमेंट। एक वक्त तो ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था, बहुत सारी कार्स हुआ करती थी, इसमें ज्यादातर गाड़ियां इसी में हुआ करती थी बल्कि। लेकिन आज की डेट में ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो चुका है और अब इस सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियां बची हैं वो मारुति की है और एक आधी दूसरे ब्रांड की है। एक तो वो है, क्या नाम है, रेनो की क्विड। लेकिन क्विड जो है वो मारुति गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती, उसका इंजन काफी अनरिफाइंड है। इसीलिए इस सेगमेंट में जिन 3 कार्स को मैंने कंसीडर करा है वो तीनों की तीनों मारुति की ही है, जिसमें थर्ड प्लेस पर आती है ऑल्टो की K10, जिसका टोटल स्कोर बनता है 25। गाड़ी बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा छोटी है और कंफर्ट भी कम मिलता है, खासकर उन लोगों को जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ज्यादा है। इसीलिए कंफर्ट के मामले में मेरे को थोड़े से स्कोर इसके कम करने पड़े और ये 3rd रैंक पर आई है, वरना बाकी मामलों में अच्छी कार है। सेकंड नंबर पर आती है वैगनर, जो कि एक कमाल की गाड़ी है और मेरे हिसाब से भारत का कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि कार में बैठा है लेकिन वैगनर में ना बैठा हो। लेकिन इस गाड़ी का जो बेस प्राइस है वो 5 लाख का है और 5.5 लाख में ना बेटर गाड़ियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से ये उतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़े इसके नंबर काटने पड़े और इसीलिए नंबर 1 पर आती है एस्प्रेसो, जिसने टोटल स्कोर करा है 26.5 का। हाँ, थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस्प्रेसो ऑल्टो से भी कम प्राइस में स्टार्ट होती है 3.5 लाख रुपीस, यानी कि इसका जो प्राइस है वो ऑल्टो के बेस प्राइस से भी 20,000 रुपए कम है। लेकिन ये गाड़ी ऊंची है, जिसकी वजह से इसके अंदर बैठ के आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है, जो कि ऑल्टो के अंदर कुछ लोगों को होता है। और इसीलिए वैल्यू फॉर मनी के मामले में मैंने इस गाड़ी को पूरे के पूरे 5 स्टार दिए हैं, क्योंकि ऑल्टो से थोड़ी सी बड़ी होने के बावजूद भी ये उससे सस्ती है। ऑल्सो इसमें जो 1 लीटर का इंजन मिलता है वो इसके साइज के हिसाब से पेपी फील होता है। तो इन सब बातों की वजह से एस्प्रेसो बनती है ए सेगमेंट की विनर। ए सेगमेंट के बाद बात करते हैं B1 सेगमेंट की। इंडिया में B1 सेगमेंट भी अच्छा खासा बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में बहुत कम गाड़ियां हैं और अगर एक्स्टर जैसी छोटी क्रॉसओवर्स को भी हम कंसीडर करें तो सिर्फ 5 से 6 गाड़ियां ही बचती हैं सेगमेंट के अंदर। और B1 सेगमेंट में मैंने 3rd नंबर पे रखा है i10 नियोस को, जिसका टोटल स्कोर बनता है 26.5। वैसे मैं यहाँ पर स्विफ्ट को रखना चाहता था, लेकिन अगर ओवरऑल क्वालिटी की बात करें इंटीरियर एक्सटीरियर की, तो i10 मुझे थोड़ी बेटर लगती है। लेकिन जहाँ ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म करती है वो है सेफ्टी, जहाँ पर सेफ्टी भी बहुत ज्यादा खराब करती है, इसीलिए मैंने इसको स्विफ्ट के ऊपर रख दिया और इसीलिए इसके नंबर कटे भी हैं यहाँ पे। सेकंड पोजीशन पे मैंने रखा है इग्निस को, जिसका टोटल स्कोर बनता है 27। इग्निस एक B सेगमेंट की कार है, लेकिन फिर भी अपने सेगमेंट से छोटी दिखाई देती है और मुझे इसकी यही खूबी काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक छोटे फुटप्रिंट के बावजूद भी आपको एक अच्छी क्वालिटी की कार मिलती है। आपको क्वालिटी और फीचर्स पे ऑल्टो जैसी गाड़ियों की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता।
और जो इसका छोटा साइज है उसकी वजह से पार्किंग ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और कंजेस्टेड एरिया में सर्वाइव करना ब्रीज बन जाता है। लेकिन छोटी होने की वजह से आपको थोड़ा सा स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और सेफ तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए B1 सेगमेंट में दी बेस्ट कार मेरे हिसाब से पंच है। खराब रास्तों पे ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ चलती है, कोई झटका महसूस नहीं होता अंदर गाड़ी के, यानी गाड़ी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और इसको यहाँ पर अच्छे नंबर मिलते हैं। कार में स्पेस भी अच्छा खासा है और अपने सेगमेंट के हिसाब से विड्थ भी अच्छी है गाड़ी की, और आप इसके अंदर ऊंचे बैठते हो तो आपको कंफर्टेबल भी फील होने वाली है गाड़ी। इस साइज और 5.5 लाख रुपए के बेस प्राइस के बावजूद भी ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग ला चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा अद्भुत है। इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही कम कार्स हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग इतनी अच्छी हो, शायद कोई है ही नहीं इसके अलावा। पर ये ओवरऑल क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी मार खाती है। मुझे इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। मैं बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल सिलेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि थोड़े बहुत पैनल गैप्स और डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। अलाइनमेंट वगैरह में छोटी मोटी क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज हैं जिनकी वजह से अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो आपको तकलीफ हो सकती है, वरना लार्जली लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम बाकी पैरामीटर्स पे देखें तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है और इसीलिए B1 सेगमेंट में ये बेस्ट कार है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए अब हम चलते हैं B2 सेगमेंट की तरफ। B2 सेगमेंट में i20, फ्रॉन्क्स और बलिनो ऐसी गाड़ियाँ आती हैं। सब 4 मीटर सेडान्स भी आती है और सब 4 मीटर SUVs भी आती हैं। लेकिन ये जो सब 4 मीटर SUVs वाला पूरा का पूरा सेगमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, इसीलिए इनकी रैंकिंग मैंने इस वाले सेगमेंट की बात करी है। इसीलिए फिलहाल B2 सेगमेंट में हैचबैक्स और छोटी सेडान्स की बात करते हैं और 3rd नंबर पर यहाँ पर आती है i20। वैसे मैं यहाँ पर अल्ट्रॉस को रखना चाहता था उसके डीजल इंजन की वजह से, लेकिन मुझे लगता है i20 इस रैंक को सबसे ज़्यादा इसलिए डिजर्व करती है क्योंकि इसके अंदर 1 लीटर का GDI इंजन मिलता है एंड इस गाड़ी के डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक पावरफुल इंजन और एक हैचबैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो किसी भी SUV और एक बड़े इंजन वाले कॉम्बिनेशन को मात दे सकता है। स्पेशली अगर आप एंथुसियास्ट ड्राइविंग करना पसंद करते हो तो अच्छी हैंडलिंग वाली नीची हैचबैक और एक पावरफुल इंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी अगर मैं माइलेज और सेफ्टी की बात करूँ तो ये गाड़ी यहाँ पर तगड़ी मार खाती है। इतनी महंगी होने के बावजूद भी ये गाड़ी उतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। हुंडई को टाटा से सेफ्टी के मामले में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनकी बेसिक से बेसिक हैचबैक भी काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। नंबर 2 पे मैंने रखा है मारुति की फ्रॉन्क्स को। ये मारुति की मोस्ट सेलिंग गाड़ी भी बन जाती है कभी कभार, और इस गाड़ी के जो मेजर हाईलाइट हैं वो अच्छे इंटीरियर स्पेस, अच्छी परफॉर्मेंस और उसके साथ बहुत ही बेहतरीन माइलेज। परफॉर्मेंस और माइलेज का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मारुति से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता है आपको। इवन जो इसका GDI इंजन है उस पर भी मारुति बहुत ही अच्छे माइलेज फिगर्स को क्लेम करती है। लेकिन इसका जो मुझे बड़ा डाउन साइड लगता है वो है इसकी एक्सटीरियर की क्वालिटी। बहुत ही जल्दी डेंट पड़ जाते हैं इस गाड़ी में छोटी मोटी टक्करों पे भी। लेकिन B2 सेगमेंट की विनर यानी कि होंडा अमेज के साथ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर, दोनों की ही क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। होंडा अमेज को मैंने टोटल 33.5 स्कोर्स दिए हैं आउट ऑफ 40, जो कि एक अच्छा स्कोर है। और ऐसा अच्छा स्कोर इसको इसलिए मिला है क्योंकि इसके जो इंटीरियर्स हैं वो भी काफी ज्यादा शानदार है। गाड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, एक अच्छा और काफी ज्यादा मैच्योर कॉकपिट मिलता है इसके अंदर। इसमें AMT की जगह स्मूथ CVT गियर बॉक्स दिया गया है। हाँ, परफॉर्मेंस में ठीक ठाक ही है, उतनी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। ऊपर से इसके अंदर GDI इंजन भी नहीं आता, तो इसलिए वहां पर थोड़े से मैंने पॉइंट काटे हैं इसके। पर गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है अच्छी खासी, स्पेशली इस वजह से कि इस प्राइस पर आपको कोई भी एडास नहीं दे रहा है होंडा के अलावा। हाँ, माना कि कैमरा बेस एडास ही है, लेकिन एटलीस्ट ये आपकी एक्टिव सेफ्टी को बेटर करता है। और अगर सेफ्टी की बात आई रही है तो इस गाड़ी ने स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा करा है एनकैप के अंदर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से B2 सेगमेंट के अंदर होंडा अमेज क्लियर विनर है और इस बात में कोई भी दो राहें नहीं है। चलो अब हॉटेस्ट सेलिंग सेगमेंट की बात करते हैं, यानी कि सब 4 मीटर SUVs का सेगमेंट। वैसे तो इस सेगमेंट के अंदर ज्यादातर गाड़ियां अच्छी ही हैं और डिजर्विंग भी हैं, क्योंकि चाहे आप बात कर लो वेन्यू की या फिर बात कर लो ब्रेजा की या फिर बाकी गाड़ियों की भी, तो सभी की सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा सही बैठते हैं इंडियन नीड्स के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैंने 3rd नंबर पे जिस गाड़ी को रखा है वो है काइलैक, जिसको मिले हैं 30 नंबर्स। काइलैक की माइलेज काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है। इंटीरियर कोई खास मज़ेदार नहीं है, ज़्यादातर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। राइड क्वालिटी भी थोड़ी सी स्टिफ लगती है, लेकिन जहाँ ये गाड़ी ऑलमोस्ट हर कार को आउटशाइन कर देती है वो है 1 लीटर का TSI इंजन, जो इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से मिलता है, जो भले ही सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल ना हो ऑन पेपर एटलीस्ट, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको समझ में आता है कि इस सेगमेंट के अंदर इससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी कोई नहीं है और इससे ज़्यादा डायनामिकली सॉर्टेड कोई गाड़ी नहीं है। ऑल्सो ये इंजन आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है, जैसे भी मैंने आपको बताया है। तो जिन लोगों को तेज चलने वाली गाड़ी बजट में चाहिए उनके लिए गाड़ी गोल्ड माइन है, पर इसकी जो कमियां हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं। और इसीलिए 2nd नंबर की गाड़ी पे चलते हैं, वो है नेक्सॉन। और इस गाड़ी का जो मुझे सबसे बड़ा USP लगता है वो है कंफर्ट। इस सेगमेंट के अंदर ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कंफर्ट के मामले में, सस्पेंशन की ट्यूनिंग के मामले में नेक्सॉन को बीट कर सके। और इस सेगमेंट में तो क्या, अगर आप मिड साइज SUVs की तरफ भी जाओगे तो उसमें भी 1-2 गाड़ियां ही हैं जो नेक्सॉन के आसपास आती हैं सस्पेंशन सेटअप के मामले में। इस कार में आपको जो 118 bhp का पेट्रोल इंजन मिलता है वो ठीक ठाक पावरफुल है और माइलेज भी अच्छी निकाल देता है अगर आप लाइट फुट से गाड़ी चलाओ। और जो इसका डीजल इंजन है वो मुझे कमाल का
लगता है। बस क्वालिटी लेवल्स में थोड़ा और बेटर हो सकते थे, वरना गाड़ी एक नंबर है। लेकिन जो असली एक नंबर गाड़ी है मेरे हिसाब से, उसके क्वालिटी लेवल्स भी काफी सेटिस्फैक्टरी है, चाहे एक्सटीरियर की बात कर लो चाहे इंटीरियर की, मतलब नेक्सॉन से बेटर है। साथ ही साथ जो इंजन ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, फिर वो चाहे पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो या फिर जीडीआई इंजन हो, वो सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर ऑन पेपर बात करूं तो जो इनका जीडीआई इंजन है वो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। 3XO की विड्थ भी अच्छी खासी है और 3 नॉर्मल साइज एडल्ट आराम से पीछे बैठ जाते हैं। इसीलिए स्पेस और कंफर्ट के मामले में मैंने इस गाड़ी को अच्छे नंबर दिए हैं। बस दिक्कत वाली बात यह है कि जो इसके दोनों ही पेट्रोल इंजन हैं वो कोई खासी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के नहीं देते, लेकिन जो इसका डीजल इंजन है वो काफी अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट है। और सिर्फ उसी इंजन की वजह से इसका जो एफिशिएंसी का स्कोर है ना, वो मैंने आधा पॉइंट बढ़ा दिया है, वरना इस गाड़ी को 2.5 स्कोर मिलते। मेरे हिसाब से 3XO ऑलमोस्ट हर एक चीज में एक्सेप्शनल करती है। बस इसकी जो माइलेज है पेट्रोल इंजन की वो कोई खास अच्छी नहीं है और बूट स्पेस इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है और इसीलिए मेरे हिसाब से सब 4 मीटर एसयूवीज के मामले में ये गाड़ी टॉप पर आती है। अब उस सेगमेंट की बात कर लेते हैं जहां पर एक के बाद एक गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, यानी कि मिड साइज एसयूवीज, जहां पर पहले विक्टोरिया आई थी, फिर सिएरा आई, फिर सेल्टोस आई और अभी तो ना जाने क्या क्या आने वाला है। आप देखते जाना, अगले 2 महीने के अंदर जाऊंगा मैं उनके इवेंट्स पे, बहुत ही सारी गाड़ियां आने वाली हैं। देखो टॉप 3 पोजीशंस पे इन 2 नई गाड़ियों को तो आना ही था और इनके बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले 3rd पोजीशन पर आने वाली कार की बात कर लेते हैं, जो कि है एलिवेट। यस, वही पुरानी एलिवेट जिसको बहुत ही कम लोग लेते हैं, लेकिन जो भी लोग लेते हैं ना वो बड़े खुश हैं इस गाड़ी से। लेकिन इंजन ऑप्शंस की कमी और बड़ी सनरूफ, जो कि मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है लेकिन लोगों को चाहिए, इन चीजों की कमी की वजह से मैंने इंजन और फीचर और टेक वाले पैरामीटर्स पे थोड़े थोड़े नंबर इस गाड़ी के काटे हैं। और अभी तक इंडिया में इस गाड़ी की एनकैप टेस्टिंग भी नहीं हुई है, जो कि हो जानी चाहिए थी, और इसी वजह से इसके थोड़े नंबर कटे हैं और ये 3rd नंबर पे आई है। 2nd नंबर पे मैंने रखा है सेल्टोस को। इस कार में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। इंजन अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, अर्गोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड हैं, खासकर कॉकपिट के, सब कुछ सही लगा मुझे इस कार में। और जो सियारा है उसके अंदर भी मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी। वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा टेक लोडेड है, कंफर्टेबल है, इंजन भी सियारा का बहुत ज्यादा अच्छा है सेल्टोस की तरह। बहुत ही 19-20 का फर्क है, आम कार बायर फर्क ही नहीं बता सकता इनके इंजन परफॉर्मेंस में। लेकिन टाटा सियारा का नया इंजन मैंने चलाया नहीं तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन फिर चाहे जीडीआई इंजन हो या फिर डीजल इंजन, दोनों गाड़ियों के अंदर कमाल के हैं। लेकिन जहां पर सियारा सेल्टोस से आगे निकल जाती है वो है स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि सेल्टोस से कम लंबी होने के बावजूद भी इसके रेयर सीट्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेस मिलता है आपको, और जो इसका बूट है वो तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। ऑल्सो सिएरा खराब रास्तों पे थोड़ी ज्यादा मैच्योर फील होती है। एंडुलेशंस पे जो बॉडी मोशन है वो सेल्टोस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंटेंट फील होता है। इसके सस्पेंशन मुझे थोड़े से फर्म लगे, लेकिन वो बड़े व्हील्स की वजह से हो सकता है। जब मैं 17-18 इंच वाले टायर्स वाली गाड़ी को चलाऊंगा तब मेरे को लगता है थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट फील होंगे, और इसीलिए कंफर्ट और स्पेस के मामले में मैंने सेल्टोस के मुकाबले इस गाड़ी को 0.5 ज़्यादा दे दिए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी बनती है 2025 की बेस्ट मिड साइज एसयूवी। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जो कि ऑलमोस्ट डेड है, यानी कि सी सेगमेंट सेडान्स। गिनी चुनी 4 गाड़ियां ही हैं यार इस सेगमेंट के अंदर, जिसमें भी मैंने 3rd पे रखा है वर्ना को। कार मुझे ऑलमोस्ट हर मामले में अच्छी लगती है। इसमें डीजल, पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल सब इंजन मिलते हैं और सारे के सारे ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि यार इस गाड़ी की बॉडी शेल इंटेग्रिटी अच्छी क्यों नहीं है इतनी महंगी गाड़ी की। बेशक इसको एनकैप के अंदर अच्छी रेटिंग्स मिली है, लेकिन बॉडी शेल इंटेग्रिटी कैसे खराब हो सकती है? सोचने वाली बात है, हुंडई को इस पर काम करने की जरूरत है। 2nd पर आती है सिटी की सबसे अच्छी बात इसका नेचुरली एस्पिरेटेड वीटेक इंजन लगता है मुझे। एनए इंजन होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पावर डिलीवर करता है ये, इतनी अच्छी मिड रेंज और टॉप एंड प्रोवाइड करता है ये कि एंथुसियास्ट ड्राइवर्स भी इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। होंडा के पास टर्बो वीटेक इंजन भी है और अगर वो उसको इंडिया में लेकर आते हैं तो होंडा के लिए इंडियंस की इज्जत फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तब तक टॉप पर ये 2 ही गाड़ियां रहेंगी, यानी कि स्लाविया और वर्टस, जिनका 1 लीटर का इंजन भी धमाकेदार है और 1.5 लीटर TSI इंजन के तो क्या ही कहने। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि जो लोग डर के मारे एसयूवीज लेते हैं वो भी इसको कंफर्टेबली चला सकते हैं अगर वो इसको एक बार चलाकर देखें तो। लास्ट में हम बात करते हैं D1 सेगमेंट की। देखो मेरे हिसाब से D1 सेगमेंट महिंद्रा से अच्छा कोई भी नहीं करता है। बाकी जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं और इसीलिए महिंद्रा ही है जो D1 सेगमेंट के अंदर आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसीलिए D1 सेगमेंट की टॉप 3 रैंक्स पर जिन 3 कार्स को मैंने रखा है वो तीनों की तीनों महिंद्रा की हैं और 3rd पोजीशन पर आती है थार रॉक्स। महिंद्रा ने बहुत ही अच्छी कोशिश करी है एक बेहतरीन फैमिली ऑफ रोडर प्रोवाइड कराने की और वो पूरी तरीके से इसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन वो सॉलिड एक्सेल का जो बॉडी मोशन है ना वो आपको इस गाड़ी के अंदर फील होता है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े से नंबर काटने पड़े हैं कंफर्ट के मामले में। सेम चीज आपको स्कॉर्पियो के अंदर भी फील होती है, लेकिन रॉक से थोड़ी सी बेटर है, इसलिए 0.5 मैं यहाँ पर इसको थोड़े से ज्यादा दे देता हूँ नंबर। लेकिन जो कार मेरे हिसाब से अल्टीमेट D सेगमेंट कार है इंडिया के अंदर बजट में, वो है XUV 700। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इस गाड़ी की राइड क्वालिटी कमाल की है और इस प्राइस पॉइंट पर जो इंजन पावर फीचर्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं ना वो एक्सेप्शनल है।
माना कि जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी है वो इम्पोर्टेड डी सेगमेंट कार्स जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये भी देखो कि आप पैसा क्या दे रहे हो उन गाड़ियों के मुकाबले। तो इसीलिए डी सेगमेंट में अल्टीमेट विनर मेरे हिसाब से XUV 700 है। वैसे अभी इस गाड़ी को खरीदना मत, 7XO आ रही है मेरे ख्याल में अगले महीने ही, तो रुक जाओ। तो ये है हमारी हर सेगमेंट की विनर कार्स। कमेंट्स में बताओ कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है इनमें से। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर्स काफी कम है हमारे, 1 मिलियन तो होने चाहिए यार। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इंस्टाग्राम भी चेकआउट करो। वहाँ पर मैं कई सारे ऐसे कंटेंट पीसेस डालता हूँ और अपनी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा शेयर करता हूँ जो कि ऑब्वियसली यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो जाइए उसको भी फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा। थैंक यू।